नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मानव कंकाल तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पीईबी ने अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो जो पीईबी की पुरानी परीक्षाएं हुई थी, सारे के सारे जो परीक्षाएं हैं उनके छांट के आपको चैप्टर वाइज जो हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते जाएंगे विद थ्योरी के साथ। तो अच्छे से हम समझते हुए चलेंगे, और जो कि आने वाली पटवारी परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, और अगर वीडियो अंत में पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं परीक्षा ऐप के बारे में। तो परीक्षा ऐप जो है मध्य प्रदेश का नंबर 1 एजुकेशन का जो है टेस्ट सीरीज वाला ऐप बन गया है, और यह जो है सभी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी एक ही जगह पर कराता है। इसमें 5000 प्लस मॉक टेस्ट और 3000 प्लस अनदेखे सवाल आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ही आप जिस भी परीक्षा की तैयारी आने वाले समय में कर रहे हैं, इसमें आप एक परीक्षा प्रो का पास लेंगे तो आपको यह जो है वो मिल जाएगा। इसके जो MRP है वो है 499। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं APN 50, तो इससे आपको मिलेगा 40% का ऑफ। यानी कि जो है 499 का जो आपका टेस्ट सीरीज है यह आपको मिल जाएगा केवल 300 रुपये में। तो जो है 300 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो देखिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में होने वाली सारी परीक्षाएं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे पटवारी हो, वन रक्षक हो, वर्ग 2 हो या अन्य कोई परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं का एक्सेस आपको केवल एक पास से मिल जाएगा। और आने वाली 1 साल के अंदर अंदर जो भी परीक्षाएं आती हैं उन सब का जो एक्सेस है, जिनकी टेस्ट सीरीज डलेगी, उन सब का भी पास आपको इसी में ऐड कर दिया जाएगा। तो 1 साल तक आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए और परीक्षा ऐप का प्रो पास लीजिए केवल 300 रुपये में। APN कोड जो है आप यूज कीजिएगा APN 50, इससे आपको तुरंत मिलेगा 40% का डिस्काउंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो है हमारा चैप्टर है वो है कंकाल तंत्र, और कंकाल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है मानव में कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी अंग को बताना है। सबसे पहले आप ये बताइए अवशेषी अंग कहते किसे हैं, इसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे। बताइए, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए यहीं पर। तो आपको बताना है मानव में अवशेषी अंग कौन सा नहीं है। वर्मीफॉर्म, एपिग्लाटिस, कर्णपल्लव की पेशियाँ या फिर निमेषक झिल्ली। तो मानव में जो अवशेषी अंग नहीं है वो बताना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो देखिए अवशेषी अंग वे होते हैं जो जीवों में पूर्वजों में तो क्रियाशील थे, परंतु वर्तमान में जो है वो क्रियाहीन है। परंतु क्या है, वर्तमान में क्रियाहीन है। ऐसे अंग जो है अवशेषी अंग कहलाते हैं। अब कितने अंग हो सकते हैं इंसान में, तो इंसान में जो है मनुष्य में लगभग 180 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कितने अंग, 180 अवशेषी अंग। इनमें आपके सम्मिलित हैं, वर्तमान में कौन कौन सम्मिलित है, बाल, कर्णपल्लव, कान की पेशियाँ, पुच्छ कशेरुक, वर्मीफॉर्म जो कि आपके ऑप्शन में है, अपेंडिक्स, इसके बाद निमेषक झिल्ली यानी कि इसके बाद एपी जो है कर्णपल्लव की पेशियाँ, ये सारे सम्मिलित हैं। लेकिन एपिग्लाटिस इसमें सम्मिलित नहीं है, यानी एपिग्लाटिस जो है अवशेषी अंग नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। अवशेषी अंग क्या होते हैं, वे अंग जो कि पूर्वजों में क्रियाशील थे परंतु वर्तमान में क्रियाहीन है, कोई भी उनकी क्रिया नहीं है, कोई भी उनका उपयोग नहीं करता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। और अवशेषी अंग जो है वर्मीफॉर्म, कर्णपल्लव की पेशियाँ, निमेषक झिल्ली, ये तीनों है, एपिग्लाटिस नहीं है। तो इसमें पूछा था नहीं है, तो इसका सही आंसर है एपिग्लाटिस। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है आकाश ने मांसपेशियों की एक स्थायी स्लाइड देखी। मांसपेशियों की जो है स्थायी स्लाइड देखी, कौन सा अपघटक स्लाइड में नहीं होगा। मांसपेशियों की स्थायी स्लाइड देखी, उसमें आप बताइए कौन सा जो है अपघटक स्थायी स्लाइड में नहीं होगा। केंद्रक नहीं होगा, गहरा बैंड नहीं होगा, हल्का बैंड नहीं होगा, या फिर द्रुमका नहीं होगी। बताइए। जी हाँ, तो देखिए जो है इसमें इसका आंसर जो सही है वो है द्रुमका। द्रुमका क्या होती है, तो द्रुमका ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिन्हें स्वतंत्र रूप से गति करनी होती है। जिन्हें स्वतंत्र रूप से जो है गति करनी होती है, ऐसी कोशिकाओं में पाई जाती है क्या, द्रुमका। इसलिए यह इसमें
स्थायी स्लाइड जो है इसमें नहीं पाई जाएगी, जो है क्यों? क्योंकि द्रुमका जो है वो मांसपेशियों में अनुपस्थित होती है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। प्रश्न क्रमांक 3 है, संजय ने एक स्थानीय स्लाइड देखी और पाया कि धारियां हैं। संजय ने जो स्लाइड देखी उसमें पाया कि धारियां हैं लेकिन कोशिकीय दीवार नहीं है। धारियां हैं, कोशिकीय दीवार नहीं है। यद्यपि उसने बहुत सारे केंद्रक पाए उसमें, लेकिन बहुत सारे क्या थे? केंद्रक थे। इस तरह यह माना जा सकता है कि यह खाली स्थान है। क्या है? एक संजय ने स्लाइड देखी उसमें धारियां हैं लेकिन कोशिकीय दीवार नहीं है, केंद्रक बहुत सारे हैं। यह किसकी स्लाइड हो सकती है? रेखित मांसपेशी तंतु की, अरेखित मांसपेशी तंतु की, तंत्रिका कोशिका की, या इनमें से किसी की भी नहीं। तो जो है जिसमें धारियां हैं, कोशिकीय दीवार नहीं है और बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, जो ऐसी स्लाइड होती है वो किसकी होती है? तो वो होती है आपकी रेखित मांसपेशी तंतु की स्लाइड होती है। रेखित मांसपेशी तंतुओं में धारियां होती हैं, कोशिकीय दीवार नहीं पाई जाती और उसमें केंद्रक बहुत सारे पाए जाते हैं। इसलिए यह जो स्लाइड थी वो किसकी थी? रेखित मांसपेशी तंतु की। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है। एक दूसरे के साथ जो है तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी शाखित रेखित तंतु है। दोस्तों एक और बात, जो ये प्रश्न है इस सारे के सारे पीईबी के द्वारा यानी एमपी की पुरानी परीक्षाओं में किसी न किसी पेपरों में जरूर आए हुए हैं। तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। क्या है कि एक दूसरे के साथ तिरछी शाखाओं द्वारा जुड़ी हुई शाखित रेखित तंतु है। हृदय तंतु, रेखित पेशी तंतु, अरेखित पेशी तंतु, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो एक दूसरे के साथ तिरछी शाखा द्वारा जुड़ी हुई होती हैं उनको आप कहते हैं हृदय पेशी तंतु। क्या कहते हैं? हृदय पेशी तंतु। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, ये तीन नाम है, कानार, निहाई और रकाल। कानार, निहाई और रकाल किसके भाग हैं? औजार बढ़ई द्वारा प्रयोग होते हैं वो हैं ये, या मानवीय आँख के भाग हैं, या मानवीय कान के भाग हैं, या हमारे खून के संगठक हैं? बताइए क्या हैं? कानार, निहाई और रकाल। तो आप कहेंगे कि सर मानव कान के भाग हैं निहाई, रकाल और कानार। जो है मानव कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं और उनके शॉर्टकट में आप नाम याद कर सकते हैं MIS। MIS का मतलब है मेलियस, आई का मतलब है इनकस और एस का मतलब है स्टेप्स। स्टेप्स शायद स्टेपीस भी आपने पढ़ा होगा कहीं कहीं। इसका नाम आपको याद होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसकी साइज 0.6 mm के लगभग होती है। तो कानार, निहाई और रकाल जो MIS, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों मानव कान के भाग हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। गंभीर अभ्यास के दौरान जो है, गंभीर अभ्यास के दौरान पेशी ऐंठन इसके संचयन के कारण होती है। जब आप गंभीर अभ्यास करते हैं तो थक जाते हैं, वो किसके संचयन के कारण होता है? एल्कोहल के, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या फिर लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या केवल लैक्टिक अम्ल के कारण? जो है गंभीर पेशी ऐंठन किसके संचयन के कारण होता है? जी हाँ, तो जब आप गंभीर अभ्यास करते हैं और आपका पेशियों में जो संचयन हो जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल का, जिसके कारण आपको जो है थकान महसूस होने लगती है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ, अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ, पसलियों को कहते हैं रिब्स। अच्छा एक चीज़ बताइए, मानव शरीर में रिब्स की संख्या कितने जोड़े होती है? कितने जोड़े होती है मानव शरीर में? सॉरी लिख दिया था मैंने। मानव शरीर में रिब्स की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? चलो बताइए कितनी होती है? जी हाँ, तो जो लोग कह रहे हैं कि 24, बिल्कुल उनका सही है। 12 जोड़े, रिब्स की संख्या 12 जोड़े होते हैं यानी कि 24। कितनी? 24। और अगर कही जाए कि जो रिब्स यानी पसलियां हैं आपके फेफड़ों के पास, यानी छाती में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी
25। कितनी होती है? 25, क्योंकि जो ये रिब्स होती हैं ये बीच में एक हड्डी से ऐसे जुड़ी हुई होती हैं जिसका नाम आप देते हैं स्टर्नम। जो ये हड्डी बीच में जुड़ी हुई होती है जिसका नाम क्या है? स्टर्नम। स्टर्नम से सारी की सारी 12 जोड़ी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। आगे स्टर्नम से और पीछे किससे जुड़ी होंगी? पीछे जुड़ी होंगी रीढ़ की हड्डी से, बैकबोन से। तो अब प्रश्न पर आते हैं। अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या होती हैं? बाहर की ओर जाती हैं, अंदर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर जाती हैं, या ऊपर और अंदर की ओर जाती हैं? बताइए, अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ क्या होती हैं? तो देखिए, अंतः श्वसन यानी कि जब आप श्वसन अंदर लेते हैं तो क्या होगा? फेफड़े फूलेंगे, और जब फेफड़े फूलेंगे तो जो पसलियों के अंदर फेफड़े हैं वो फूलेंगे, तो फिर पसलियाँ क्या होंगी? अंदर की ओर जाएंगी कि बाहर की ओर? बिल्कुल, वो आएंगी बाहर की ओर। तो अंतः श्वसन के दौरान पसलियाँ बाहर की ओर जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8। एक गर्म पानी से स्नान या मालिश मांसपेशियों में ऐंठन दूर कर सकती है, कारण दीजिए। जो है, जब मांसपेशियों में ऐंठन होती है तो गर्म पानी से अगर हम उसकी सिकाई करते हैं तो वो मांसपेशियों की ऐंठन को दूर कर देती है। उसके लिए पूछ रहे हैं कि क्या कारण होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, गर्मी व्यक्ति को अधिक सहज बनाती है, या फिर मालिश के दौरान उपयोग किया गया लेप सहायता करता है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मसाज या गर्मी प्रभावित हिस्से में रक्त आपूर्ति को सुधारती है, या फिर आराम का अनुभव एक मिथ्या की अनुभूति है, या फिर ये सब झूठ है और कहते हैं गर्म पानी से हो जाता है, ये सब मिथ्या है। बताइए। तो देखिए, गर्मी व्यक्ति को अधिक सहज बनाती है, ये तो सही कारण नहीं है। मालिश के दौरान गर्म पानी से, अब लेप जरूरी नहीं है कि लेप का उपयोग करें, तो लेप सहायता करता है, ये भी सही नहीं है। क्या होता है? मसाज या गर्मी से प्रभावित हिस्से में जब मसाज की जाती है गर्म से, तो थोड़ी सा गर्म होता है तो उसमें रक्त की आपूर्ति जो है होने लगती है, इससे ऐंठन दूर हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 कहता है कि संलग्न अस्थि यानी कि अटैच बोन को खींचकर संधि को बंद करना कहलाता है। अटैच बोन को खींचकर संधि को बंद करना कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्तार, आकुचन, अभिवर्तन या फिर अपवर्तन? बताइए क्या होगा? अटैच बोन को खींचकर संधि को बंद करना। जी हाँ, तो अटैच बोन को बंद क्या बोलते हैं? खींचकर बंद करना, संधि को बंद करना जो है कहलाता है, वो कहलाता है आपका आकुचन। क्या कहलाता है? आकुचन। ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को चिन्हित करें। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को चिन्हित करना है। अस्थियों से जुड़ी हुई, ऐच्छिक, अनैच्छिक या फिर धारीदार? बताइए, पट्टियों के विषय में असत्य कथन को चिन्हित करना है। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होगा आपका, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन है कि अनैच्छिक होती हैं। ये कथन जो है असत्य है, क्योंकि पट्टीदार जो पेशियां हैं वो कैसी होती हैं? अस्थियों से जुड़ी हुई भी होती हैं, इसके बाद ऐच्छिक भी होती हैं और धारीदार भी होती हैं। पट्टीदार पेशियां धारीदार, ऐच्छिक और अस्थियों से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बारे में असत्य कथन है अनैच्छिक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों के घर्षण को कम करता है। अस्थियों के जो है सिरों को क्या करता है? ढकता है, और जोड़ों के घर्षण को कम करता है। इसे किससे ढका जाता है? अस्थिरज्जु से, उपास्थि से, मांसपेशी से या फिर कंडरा से? बताइए, यह शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है। अस्थियों के सिरों को कौन ढकता है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उपास्थि। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उपास्थि। जैसे कि हर बड़ा पद होता है, जैसे कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे होता है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के नीचे कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उसी प्रकार प्रत्येक बड़ी हड्डी के नीचे एक जो है, प्रत्येक बड़ी अस्थि के हड्डी को जो साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है अस्थि, प्रत्येक अस्थि के नीचे होती है उपास्थि सिरों पर, उनके सिरों पर, जो कि घर्षण को कम करती हैं और जो है घर्षण के साथ साथ इनके सिरों को ढक के रखती हैं और मजबूती प्रदान करती हैं। तो जो है शाखाओं के सिरों को कौन ढक के और घर्षण कम करता है, उसको कहते हैं उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधियों द्वारा थक जाती हैं?
किस प्रकार की पेशियां हैं जो लंबी गतिविधि से थक जाती हैं? हृदयी पेशियां, पेशी नहीं थकती हैं, धारीदार या फिर धारी रहित। चलिए, तो आप कहेंगे कि सर धारीदार पेशियां हैं, जो कि धारीदार पेशियां हैं वो लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रकारों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाली उपस्थिति युक्त बलियों द्वारा नहीं लिया जाता है, उसे पहचानिए। एक कार्य है जो कि श्वास नली में सी आकार वाली उपस्थिति युक्त बलियों द्वारा नहीं किया जा सकता, उसको बताइए कि वो क्या नहीं कर सकता। श्वास नली में एक सी आकार वाली होती है उपास्थि, उसके द्वारा क्या नहीं किया जा सकता? यह टेक प्रदान करता है, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह हवा के अविच्छिन्न प्रवाह को अनुमति देता है, या यह श्वास नली के निपात को रोकता है। क्या यह नहीं कर सकता? बताइए। जी हाँ, तो यह जो है नहीं कर सकता, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह एक कार्य नहीं करता। O2 का अवशोषण कौन करता है? O2 का अवशोषण करता है फेफड़े। तो यह जो है श्वास नली में सी आकार वाली उपस्थिति कब से कार्य करने लगी? तो ये नहीं किया जा सकता, तो यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे। अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। कंकाल संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तरल संयोजी ऊतक या फिर उचित संयोजी ऊतक। अस्थि और उपास्थि क्या होती है? तो देखिए, अस्थि और उपास्थि होती है कंकाल संयोजी ऊतक। क्या होती है? कंकाल संयोजी ऊतक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15। एक अस्थि अन्य अस्थि से, एक अस्थि अन्य अस्थि के द्वारा जुड़ी हुई होती है। उपास्थि के द्वारा, कंडरा के द्वारा, स्नायु के द्वारा, कंडरा और स्नायु दोनों के द्वारा। तो एक जो है हड्डी वो दूसरी हड्डी से किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? अटैच होती है। बताइए, तो वो जुड़ी हुई होती है किसके द्वारा? जी हाँ, स्नायु के द्वारा। किसके द्वारा? स्नायु के द्वारा। और कहा जाए कि हड्डी जो है, अस्थि जो है वो मांस के द्वारा किससे जुड़ी होती है? तो वो जुड़ी होती है कंडरा से। लेकिन अगर हड्डी से हड्डी जुड़े यानी अस्थि से अस्थि जुड़े तो वो जुड़ी होती है स्नायु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 16 है। अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। अस्थि मैट्रिक्स किस में समृद्ध होती है? फास्फोरस पोटेशियम में, कैल्शियम फास्फोरस में, फ्लोराइड और कैल्शियम में, या कैल्शियम और पोटेशियम में। अस्थि मैट्रिक्स में क्या होता है? बताइए। तो अस्थि जो मैट्रिक्स है वो किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से समृद्ध होती है। किससे? कैल्शियम और फास्फोरस से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां निम्न होती हैं। भुजाओं में और पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां कैसी होती हैं? धारी रहित पेशी, चिकन पेशी, ऐच्छिक पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी। भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली मांसपेशियां कैसी होती हैं? जी हाँ, तो आप कहेंगे भुजाओं तथा पैरों में पाई जाने वाली जो मांसपेशियां हैं वो होती हैं कैसी? ऐच्छिक पेशियां। कैसी? ऐच्छिक पेशियां इच्छाओं से चलती हैं। नहीं तो पता चला कि पैर से कहा आगे बढ़ो, वो बढ़ा नहीं, क्योंकि वो आपकी इच्छा मानता ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता। तो भुजाओं और पैरों में जो है ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न वर्णित विशेषताओं में कौन सी एक रेखित पेशी के लिए लागू नहीं होती? नीचे जो विशेषताएं दी गई हैं इनमें से कौन सी रेखित पेशी की नहीं है? वे एकल साकेंद्रक हैं, यानी उनमें केवल एक ही केंद्र है। वे वैकल्पिक हल्के और गहरे पट्टे दिखाती हैं। वे आमतौर पर अस्थियों से संलग्न होती हैं, या वे लंबी, बेलनाकार और गैर शाखित हैं। बताइए, रेखित पेशी के लिए कौन सी शर्त जो है लागू नहीं है? जी हाँ, तो आप कहेंगे कि जो रेखित पेशी है, एकल साकेंद्रक है, यह इसके लिए लागू नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से केंद्रक पाए जाते हैं। बाकी सब इसके लिए लागू हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आ इसके लिए लागू नहीं है। प्रश्न क्रमांक 19। पेशी की विशेषताओं के बेमेल समूह को चिन्हित करें। पेशी की विशेषताओं में जो हैं उनके बेमेल समूह को चिन्हित करना है। कंकला, ऐच्छिक,
चिकनी बिना पट्टीदार, कंकाल पट्टीदार या चिकनी ऐच्छिक। जिसका सही मेल ना हो आपको उसका चयन करना है। तो यहाँ पर कंकाल पेशी ऐच्छिक है, ये सब जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये सब गलत युग्म को चिन्हित करना है। तो ये युग्म चिकनी ऐच्छिक गलत हो जाएगा, चिकनी ऐच्छिक पेशी गलत हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को। गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म को आपको चिन्हित करना है। आंत अनैच्छिक है, हस्तपेशी ऐच्छिक है, कंठपेशी ऐच्छिक है, वायुमार्ग ऐच्छिक है। गलत युग्म को चिन्हित करना है। देखिए आंत जो है कैसी है? आंत की पेशियाँ अनैच्छिक हैं। आंत की पेशियाँ अनैच्छिक हैं, बिल्कुल सत्य है। आप कहेंगे कि अभी भोजन पच तो पचेगा, कहेगा अब नहीं पचना है भोजन तो नहीं पचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आंत की पेशियाँ अनैच्छिक हैं, बिल्कुल सही है। हस्तपेशियाँ ऐच्छिक हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाथ को कहेंगे आगे बढ़ या आकार कर तो वो करता है। कंठपेशी ऐच्छिक हैं। कंठपेशियाँ जो है बोलते हैं, जब आप बोलने की इच्छा करते हैं तभी बोलेगा, ऐसे कि नहीं ऑटोमेटिक बोलने लग जाए। लेकिन जो वायु मार्ग है वो ऐच्छिक नहीं है, सांस आप अपने आप लेते रहते हैं, यानी कि अनैच्छिक है। तो ये गलत युग्म हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमने कुल पढ़े हुए हैं 20 प्रश्न। इसके बाद हम कंकाल का पार्ट 2 लेके आएंगे, तो उसमें हम कुछ और अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।